कि जब कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन साइज के इक्वल हो जाता है तो ग्रोथ रेट 0 हो जाता है। अगर Z का वैल्यू इंक्रीज होता है तो ये किसको इंडिकेट करता है? जो टेम्परेट रीजन है इसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी हाईएस्ट नहीं होती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी हाईएस्ट कहां पर होगी? ट्रॉपिकल रीजन में। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज T20 सीरीज में टॉपिक इकोलॉजी को डिस्कस करूंगा। हम इस टॉपिक के 20 क्वेश्चन के थ्रू चैप्टर का फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में सिग्मोइड ग्रोथ कर्व हमें दिया हुआ है और इस सिग्मोइड ग्रोथ कर्व में हमसे पूछा गया है कि किस पॉइंट पर ग्रोथ रेट 0 होगा। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन साइज के इक्वल हो जाता है तो ग्रोथ रेट 0 हो जाता है। तो 4 पॉइंट हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ए इनिशियल लेग फेज को शो करता है, बी एक्सीलरेटिंग ग्रोथ फेज को शो करता है, सी डिक्लाइन फेज को शो करता है एंड डी उस पॉइंट को शो करता है जहां पर n = k है। तो डी पॉइंट यहां पर शो करेगा ग्रोथ रेट 0 को, इसलिए आंसर होगा 4th पॉइंट डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक अपराइट एज और सेक्स पिरामिड को शो किया गया है और हमसे पूछा गया है कि अपराइट एज और सेक्स पिरामिड क्या रिप्रेजेंट करता है। जब एज और सेक्स पिरामिड अपराइट होता है तो इस कंडीशन में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स मैक्सिमम होते हैं और जब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स मैक्सिमम होते हैं तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को शो किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 3rd रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पिजास्टर स्टार फिश के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि पिजास्टर स्टार फिशेस इनवर्टिब्रेट स्पीशीज डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करती हैं। तो पिजास्टर स्टार फिशेस अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के रॉकी इंटरटाइडल जोन में एक की स्टोन प्रेडेटर का रोल प्ले करके इनवर्टिब्रेट स्पीशीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करती हैं। इसलिए आंसर होगा 2nd एक्टिंग एज अ की स्टोन प्रेडेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एमोन्सिलिज्म। हमें गिवन ऑप्शन में एमोन्सिलिज्म के करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा कि एमोन्सिलिज्म एक नेगेटिव जीरो इंटरेक्शन होता है जिसमें इंटरेक्टिंग स्पीशीज में किसी एक स्पीशीज को नहीं तो बेनिफिट होता है और ना ही लॉस, और अनदर स्पीशीज को लॉस होता है। इसमें हम जब एंटीबायोसिस को स्टडी करते हैं तो एंटीबायोसिस में हम पेनिसिलियम नोटेटम के एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं जिसमें पेनिसिलियम नोटेटम के थ्रू पेनिसिलिन को सिक्रीट करके स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियाज को किल किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन 4th का आंसर यहां पर होगा 2nd एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंगस एंड बैक्टीरियल स्पीशीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अगर एनपीपी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल एनर्जी है तो प्रोड्यूसर के लेवल पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को बेस्ट एक्सप्लेन कौन करता है। जब हम प्रोड्यूसर के लेवल पर एनर्जी की बात करते हैं तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टोटल प्रोड्यूस्ड एनर्जी को हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें से प्रोड्यूसर 90% अमाउंट रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज करते हैं और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि GPP = NPP + R होगा। इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर होगा 2nd GPP = NPP + R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फूड चेन को दिया गया है और इस फूड चेन के लिए ISR का वैल्यू 10,000 यूनिट दिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रोड्यूसर्स के थ्रू टोटल प्रोड्यूस्ड एनर्जी का 1% अमाउंट किस कंज्यूमर को अवेलेबल होगा। इस क्वेश्चन में पहली चीज हमें यह ध्यान रखना है कि प्रोड्यूसर ISR का 1 to 5% अमाउंट यूज करते हैं
और हम जब क्वेश्चन करते हैं तो हम ISR का 1% अमाउंट यूज करके ही क्वेश्चन करते हैं। तो प्रोड्यूसर यानी फाइटोप्लैंक्टन 10,000 यूनिट में से 1% यानी 100 यूनिट को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूज करेंगे और एनर्जी प्रोडक्शन में यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में प्रोड्यूसर के लेवल पर टोटल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है 100 यूनिट। तो यहां से लिंडमैन 10% लो को हम अप्लाई करेंगे और जब लिंडमैन 10% लो को हम अप्लाई करेंगे तो स्मॉल फिशेस के लिए 1% एनर्जी अवेलेबल होगा, इसलिए आंसर होगा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें असर्शन में कहा गया है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो में मेजर कॉन्ड्यूट जो माना जाता है वो है DFC एज कंपेयर टू GFC, और ये एक NCERT का स्टेटमेंट है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी असर्शन करेक्ट है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर कॉन्ड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो हमेशा क्या होगा, डेट्राइटस फूड चेन एज कंपेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन। चलिए रीजन को डिस्कस करते हैं। तो रीजन में कहा गया है डिकंपोजर्स ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म। जो डिकंपोजर्स होते हैं वो डेड और वेस्ट मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यह स्टेटमेंट भी यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी असर्शन और रीजन दोनों यहां पर क्या है, करेक्ट। लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर यहां पर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशंस को पूछा गया है। हमें इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशन को आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट ए यहां पर कहता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड में सिंगल स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को एट अ टाइम मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल पर प्लेस किया जाना पॉसिबल नहीं है। यानी स्टेटमेंट ए जो है वो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है इकोलॉजिकल पिरामिड के रेस्पेक्ट में। जो सेकंड यहां पर स्टेटमेंट है यानी स्टेटमेंट बी है, ये कहता है दे कैन नॉट रिप्रेजेंट डिकंपोजर्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में डिकंपोजर्स को प्लेस नहीं किया जाता, सैप्रोट्रॉफ सैप्रोफाइट्स को प्लेस नहीं किया जाता, यानी इकोलॉजिकल पिरामिड के रेस्पेक्ट में बी भी करेक्ट है। सी यहां पर कह रहा है दे एज्यूम अ कॉम्प्लेक्स फूड वेव स्ट्रक्चर। नहीं, इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो फूड वेव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इकोलॉजिकल पिरामिड हमेशा फूड चेन से क्रिएट किए जाते हैं, यानी सी यहां पर है इनकरेक्ट। डी पर आते हैं। डी कहता है दे कैन नॉट बी इन्वर्टेड। इकोलॉजिकल पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकते। तो हम यहां पर क्या कहेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स में भी इन्वर्टेड में भी अपराइट। ये इन्वर्टेड भी हो सकते हैं और ये अपराइट भी हो सकते हैं, यानी डी स्टेटमेंट भी यहां पर इनकरेक्ट है। इसलिए आंसर यहां पर होगा ए एंड बी ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें यहां पर इन स्टेटमेंट को रीड करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए ट्री इकोसिस्टम हैव एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। जो ट्री इकोसिस्टम है वो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर को शो करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों सही स्टेटमेंट है यहां पर, क्योंकि ट्री इकोसिस्टम में हम पैरासिटिक फूड चेन को कंसीडर करते हैं। चलिए बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एनर्जी डिक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम लोअर टू हाई ट्रॉफिक लेवल। यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि किसी भी फूड चेन में एनर्जी फ्लो लिंडमैन 10% लो के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। तो स्टेटमेंट बी भी यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं हम यहां पर स्टेटमेंट सी की। स्टेटमेंट सी क्या कह रहा है, द ट्रॉफिक लेवल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज। ट्रॉफिक लेवल हमेशा स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, ट्रॉफिक लेवल स्पीशीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। ट्रॉफिक लेवल हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। इट मींस स्टेटमेंट सी यहां पर होगा इनकरेक्ट। स्टेटमेंट डी पर आते हैं। स्टेटमेंट डी क्या कहता है, ह्यूमन बीइंग्स कैन बी प्लेस्ड एट मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल इन अ इकोसिस्टम।
जो ह्यूमन बीइंग है उसको इकोसिस्टम में मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल पर प्लेस किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर इकोसिस्टम के रेस्पेक्ट में बोल रहा है तो हम कहेंगे कि ह्यूमन बीइंग को इकोसिस्टम में मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल पर रखा जा सकता है, बट नॉट इन फूड चेन। तो स्टेटमेंट डी यहां पर हो जाएगा करेक्ट और आंसर होगा ए, बी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या सही है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, टू स्पीशीज कैन नेवर को एग्जिस्ट। टू स्पीशीज कभी भी साथ नहीं रह सकती। ऐसा नहीं है। अगर किसी हैबिटेट में टू डिफरेंट स्पीशीज हैं और वो डिफरेंट निश को यहां पर शो कर रही हैं तो वो लंबे समय तक एक साथ रहती हुई देखी जा सकती हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कंपटीशन ऑलवेज लीड्स टू एक्सटेंशन। नहीं, कंपटीशन हमेशा एक्सटेंशन को शो करे ये जरूरी नहीं है। जो कंपटीशन होता है वो हैबिटेट में नंबर ऑफ स्पीशीज को मेंटेन करने में और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीशीज को मेंटेन करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन नंबर 3, नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश इनडेफिनेटली। अगर किसी हैबिटेट में टू डिफरेंट स्पीशीज अवेलेबल हों और वो सेम निश को शो करें तो वो एक साथ लंबे समय तक रहती हुई नहीं देखी जा सकती। और ऑप्शन 4 कहता है कंपटीशन ऑलवेज बेनिफिट्स बोथ स्पीशीज। कंपटीशन जो कि एक नेगेटिव इंटरेक्शन है, इसमें इंटरेक्टिंग स्पीशीज को एक दूसरे से लॉस होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3, नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश इंडेफिनेटली। यानी कि सेम हैबिटेट में रहकर सेम निश को शो करके दो स्पीशीज एक साथ लंबे समय तक साथ नहीं रह सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक मैच द कॉलम क्वेश्चन है। जो मैच द कॉलम क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, इसमें कॉलम फर्स्ट में एग्जाम्पल शो किए गए हैं, कॉलम सेकंड साइन को शो कर रहा है और कॉलम थर्ड जो है इंटरेक्शन को शो कर रहा है। चलिए मैच करते हैं यहां पर। कॉलम फर्स्ट में ए टाइगर एंड डियर दिया गया है। टाइगर और डियर प्रेडेशन को शो करते हैं और प्रेडेशन एक पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है। तो ए का यहां पर हम देखेंगे सेकंड और सेकंड को हम यहां पर मैच करेंगे क्यू से। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है। ए का सेकंड और सेकंड का क्यू यानी सेकंड। चलिए इसके बाद बी फिग ट्री एंड वास्प का एग्जाम्पल दे रहा है। जो फिग ट्री एंड वास्प है ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन को शो करते हैं जो कि एक पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन है। तो मैच करते हैं फिग ट्री एंड वास्प, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी बी का फर्स्ट और ये शो करेगा म्यूचुअलिज्म को यानी कि आर। बी का फर्स्ट और आर कहां पर है, ये बी का फर्स्ट और आर। चलिए इसके बाद सी फ्लैमिंगो एंड फिश। फ्लैमिंगो एंड फिश जो है ये शो करते हैं कंपटीशन को जो कि एक नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है। तो फ्लैमिंगो एंड फिश फोर्थ से मैच कर रहा है नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ मैच कर रहा है कंपटीशन से यानी कि एस से। तो सी का फोर्थ एंड एस। डी है कस्कुटा ऑन हेज प्लांट जो कि एक पैरासिटिक इंटरेक्शन है और ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहां पर कस्कुटा एंड हेज प्लांट जो है ये मैच कर रहे हैं थर्ड से पॉजिटिव नेगेटिव से और ये शो कर रहा है यहां पर पैरासिटिज्म यानी कि पी। तो क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली ट्रू। अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन कंडीशन को शो कर रही है तो क्वेश्चन में जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से क्या सही होगा। आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी पॉपुलेशन डिक्लाइन कंडीशन को शो करती है तो मेनली दो बातें हमें वहां पर ध्यान रखनी होती है।
पहला डिक्लाइन कंडीशन आती है जब डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा हो जाती है, और दूसरी कंडीशन जब आती है जब इमाइग्रेशन इमिग्रेशन से ज्यादा हो जाता है। तो हम क्वेश्चन में यहां पर देखते हैं, फर्स्ट नेटेलिटी ग्रेटर देन मोर्टिलिटी, यानी बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा होगी तो यह कंडीशन पॉसिबल नहीं है। सेकंड कह रहा है इमिग्रेशन ग्रेटर देन इमाइग्रेशन, यह कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड यहां पर कह रहा है नेटिलिटी प्लस इमिग्रेशन लेस देन मोर्टिलिटी प्लस इमाइग्रेशन, यानी बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन लेस देन है डेथ रेट प्लस इमाइग्रेशन से। तो आंसर यहां पर होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि एडवर्ड विल्सन के अकॉर्डिंग बायोडायवर्सिटी को कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिफाइन कर रहा है। एडवर्ड विल्सन ने जब बायोडायवर्सिटी को एक्सप्लेन किया था तो उन्होंने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर शो होने वाली ऑल डाइवर्सिटी को कंबाइंडली बायोडायवर्सिटी कहा था। इसमें इंक्लूड किया गया था पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम को। इसमें पॉपुलेशन शो करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को, कम्युनिटी शो करता है स्पीशीज डाइवर्सिटी को, और इकोसिस्टम शो करता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। यानी कि तीनों को कंबाइंडली यहां पर क्या कहा गया था, बायोडाइवर्सिटी। इसलिए क्वेश्चन का आंसर यहां पर जाएगा थर्ड, द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ हॉटस्पॉट, यानी हॉटस्पॉट के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट ए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया। स्टेटमेंट ए करेक्ट है, और अगर हम इसको बहुत परफेक्टली कहें तो हम यह कहेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अर्थ के टोटल लैंड एरिया का 1.4% एरिया कवर करते हैं, यानी स्टेटमेंट ए को हम मानेंगे करेक्ट। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है कि हाई एंडेमिज्म एंड हाई थ्रेट लेवल क्वालिफाई अ रीजन एज ए हॉटस्पॉट। देखिए जहां पर भी एंडेमिक स्पीशीज ज्यादा होंगी, जहां पर भी हाई डिग्री ऑफ थ्रेट यानी हैबिटेट लॉस ज्यादा होगा, उस एरिया को कंजर्वेशन की जरूरत होगी, और उस एरिया को हम कन्वर्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, यानी कि बी भी यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है। सी कह रहा है ऑल स्पीशीज फाउंड इन हॉटस्पॉट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में मिलने वाली स्पीशीज ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने डिस्ट्रीब्यूशन को शो करें, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में एंडेमिक स्पीशीज भी अवेलेबल होती हैं जो कि सिर्फ वहीं पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन शो करती हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट सी यहां पर होगा इनकरेक्ट। चलिए स्टेटमेंट डी पर आते हैं। स्टेटमेंट डी क्या कह रहा है, कंजर्वेशन इन दीज रीजन्स हेल्प प्रोटेक्ट मेनी थ्रेटेंड स्पीशीज साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही है कि जो थ्रेटेंड स्पीशीज है उनके कंजर्वेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक बेटर प्लेस है, यानी कि स्टेटमेंट डी भी यहां पर होगा करेक्ट। तो ए, बी और डी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, इसलिए आंसर होगा फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जो गिवन ऑप्शन है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन एक्सटिंक्ट, नो इंडिविजुअल रिमेनिंग, बिल्कुल ठीक। जब भी कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है उसका कोई इंडिविजुअल बाकी नहीं रह जाता। सेकंड ऑप्शन कह रहा है वनरेबल, लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड अनलेस द सर्कमस्टेंसेस इंप्रूव। अगर एनवायरमेंटल स्ट्रेस स्टेबल हो जाते हैं तो वनरेबल स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है, या कन्वर्ट होने के मैक्सिमम चांसेस को शो करती है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड ऑप्शन है, यह भी करेक्टली मैच्ड है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, लो रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन को शो करती है, लो रिस्क को नहीं, यानी थर्ड इनकरेक्टली मैच्ड है। फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ कह रहा है एंडेंजर्ड हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन नियर फ्यूचर। बिल्कुल, एंडेंजर्ड स्पीशीज नियर फ्यूचर में हाई एक्सटेंशन की रिस्क को शो करता है, इसलिए इनकरेक्टली मैच होगा थर्ड, आंसर होगा थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, एलन आपके लिए लाया है नीट से पहले नीट।
द अल्टीमेट नीट मॉक टेस्ट बिफोर द रियल एग्जाम। और आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना है 20 तारीख से पहले। इसका टाइमिंग होगा 2 PM टू 5 PM और ये ओपन फॉर ऑल यहां पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड बी आइडियल इफ अ स्पीशीज इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट अलाइव। यानी कि अगर कोई स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो कौन सी स्ट्रैटेजी उसके कंजर्वेशन के लिए बेस्ट होगी। देखिए, जब भी कोई स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे इमीडिएट कंजर्वेशन की जरूरत होती है और इमीडिएट कंजर्वेशन के लिए जो बेस्ट अप्रोच होती है उसको हम कहते हैं एक्स सिटू अप्रोच। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड, ट्रांसफरिंग इंडिविजुअल्स टू एक्स सिटू फैसिलिटीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ z इंडिकेट्स। अगर z का वैल्यू इंक्रीज होता है तो ये किसको इंडिकेट करता है। देखिए, आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने बताया था कि स्मॉल एरिया में अगर हम डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं या स्पीशीज डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं तो यहां पर z वैल्यू 0.1 से 0.2 होता है। अगर हम लार्ज एरिया के लिए z वैल्यू को स्टडी करते हैं तो यह 0.6 से 1.2 होता है। और अगर हम ट्रॉपिकल रीजन में फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल के रेस्पेक्ट में z वैल्यू को स्टडी करते हैं तो ये 1.15 होता है। यानी कि z वैल्यू इंक्रीज होता है एरिया के साथ। तो जितना बड़ा एरिया होगा z वैल्यू उतना ही ज्यादा यहां पर होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम ऑप्शन को स्टडी करते हैं तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन को शो करता है। यानी एनालिसिस इज डन ओवर वेरी लार्ज एरिया लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर यानी क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देखिए, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल माना गया है डिफॉरेस्टेशन को, और लार्जेस्ट डिफॉरेस्टेशन का जो एग्जाम्पल माना गया है वो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो अगर हम क्वेश्चन 18 के ऑप्शन को देखेंगे तो 18th में फोर्थ ऑप्शन अमेज़न रेन फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन की बात करता है, इसलिए आंसर होगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आपको यह ध्यान रखना है कि बायोडाइवर्सिटी को हम 3 तरीके से यहां पर कंजर्व करते हैं। फर्स्ट है नैरोली यूटिलिटेरियन, सेकंड है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और थर्ड है एथिकल कंजर्वेशन। एनसीईआरटी ने सीधे सीधे पॉइंट हमें दिया हुआ है, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो इसके लिए हम कहते हैं फॉर अस, फॉर ऑल, फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी अपने लिए, सबके लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है नैरोली यूटिलिटेरियन, रीजन लाइक फूड, फायरवुड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो ये तो यहां पर करेक्ट है। सेकंड पर आते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, रीजंस लाइक इकोसिस्टम सर्विसेज सच एज क्लाइमेट रेगुलेशन। स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड, एथिकल रीजंस रिलेटेड टू एवरी स्पीशीज राइट टू एग्जिस्ट। तो यहां पर जो स्टेटमेंट थर्ड है यह भी करेक्ट है, सभी स्पीशीज को नेचर में जीने का हक है, सरवाइव करने का हक है। और ऑप्शन 4 यहां पर कह रहा है बायोडाइवर्सिटी हैज नो सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। नहीं, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बायोडाइवर्सिटी का मेंटेन होना जरूरी है, यानी फोर्थ स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, आंसर होगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। Which of the following statements best explains the latitudinal gradient in species diversity?
देखिए, जब हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट को स्टडी करते हैं, या यूं कह दें कि जब हमने लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट को स्टडी किया तो हमने यह स्टडी किया था कि इक्वेटर से हायर लैटिट्यूड की ओर जब हम जाते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है। ठीक है, इक्वेटर से पोल्स की ओर जाने पर स्पीशीज डाइवर्सिटी कॉन्टिन्यूसली क्या होती है? डिक्रीज, यानी मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी ऑन इक्वेटर यानी ट्रॉपिकल रीजन में, और मिनिमम होगी ऑन पोल्स। ठीक है, इस बिहाफ पर जो है वो स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। नहीं, इक्वेटर से पोल्स की ओर स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज नहीं, डिक्रीज होती है, यानी फर्स्ट इनकरेक्ट है। चलिए सेकंड पर आते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज हाईएस्ट इन टेम्परेट रीजन। अब यहीं पर देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जो टेम्परेट रीजन है इसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी हाईएस्ट नहीं होती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी हाईएस्ट कहां पर होगी? ट्रॉपिकल रीजन में। चलिए थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल ड्यू टू मोर स्टेबल क्लाइमेट एंड प्रोडक्टिविटी एट द इक्वेटर। तो यहां पर बिल्कुल सही है। अगर हम इक्वेटर से हायर एल्टीट्यूड या हायर लैटिट्यूड की ओर जा रहे हैं, बेसिकली तो हम लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इक्वेटर से हायर लैटिट्यूड की ओर जा रहे हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कंटीन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, और सबसे ज्यादा कहां पर होगी? इक्वेटर पर। क्यों होगी? क्योंकि इक्वेटर कांस्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशन को शो करता है, और जहां पर कांस्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है वहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी हाई होने की वजह से प्रोडक्टिविटी भी कैसी होती है? मैक्सिमम। और फोर्थ ऑप्शन यहां पर क्या कह रहा है? स्पीशीज डाइवर्सिटी रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ऑल लैटिट्यूड। सभी लैटिट्यूड पर क्लाइमेटिक कंडीशन सिमिलर नहीं होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी सिमिलर नहीं होती है, यह ध्यान रखना है। इसलिए आंसर यहां पर होगा थर्ड। उम्मीद है आपने इस T20 सीरीज के इस एपिसोड को अच्छे से सुना होगा। हमें विश्वास है कि इस सीरीज की सहायता से आपके नेक्स्ट एग्जाम में मार्क्स इंप्रूव होंगे, और भी टॉपिक आपको आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू।